नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों अपने परिवार आवर फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों बाल विकास शिक्षा शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की बात करेंगे। अभी तक हमने बाल विकास प्रैक्टिस सेट 6 यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर 1000 प्लस MCQs करने वाले हैं आपके CDP पेडागोजी विथ आपके फिजिकोलॉजी मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान पूरा चैप्टर कंबाइंड किया गया है, क्योंकि तैयारी दोस्तों CDP बाल विकास में 30 में 30 की चल रही है। तो 30 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट रहेगा। और कल दोस्तों जो हमने मॉक क्वेश्चन आपको लिए दिया गया था, सभी प्यारे मित्रों का कमेंट आया है। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं सभी प्यारे मित्रों का। दोस्तों कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य होगा? तो जिन्होंने दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करके बताया था कि बी ऑप्शन सही होगा, कि कौन सा प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य होगा कि उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपनी साथी को या साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिभाशाली छात्र के लिए उचित प्रदत्त कार्य अगर आप देते हैं तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों पहला प्रश्न है 30 आपका, यानी कि सभी लोग जानते हैं कि जैसा आप प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चनों का आपका प्रैक्टिस सेट रहता है। पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान की गई है। किसके द्वारा? एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, जीन पियाजे जी के द्वारा या कोहलबर्ग के द्वारा की गई है। सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। विकास की प्रक्रिया के 4 बुनियादी तत्वों की पहचान दोस्तों आपके जीन पियाजे जी के द्वारा की गई है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया की 4 बुनियादी तत्वों की पहचान अगर एग्जाम में आता है तो आपको जीन पियाजे जी सही करना है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा प्रश्न है, उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? आपके स्किनर से, थॉर्नडाइक से, हैगर्टी से या थर्स्टन से है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे और अंत में बताएंगे कि आज के सेशन के आज की क्लास में 30 में से आपका कितना स्कोर है। तो उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक से है? तो सभी लोग जानते हैं थॉर्नडाइक की बात करेंगे। उत्तेजक अनुकूलन सिद्धांत का संबंध आपके थॉर्नडाइक हो जाएगा। तीसरा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है दोस्तों, संभावित प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार है। हर एक प्रश्न, हर एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोविज्ञानी से संबंधित है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानी से संबंधित है? थर्स्टन, स्टेनले हॉल, स्किनर या फ्रायड। सभी प्यारे मित्र, आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह दोस्तों स्टेनले हॉल की बात करेंगे। पुनरावृत्ति के सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो स्टेनले हॉल प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिगम से संबंधित बहुप्रक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? मुख्य का नियम, गौण का नियम, मुख्य एवं गौण दोनों प्रकार का नियम, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपने हमारी पिछली क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखा होगा तो उसमें हम पूरा डिटेल के साथ बताए थे कि थॉर्नडाइक के मुख्य आपके जो नियम है वह 3 नियम है और गौण नियम 5 नियम बताए थे। सभी कमेंट करेंगे। तो बहुप्रक्रिया का नियम किस श्रेणी में आता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। अपना फीडबैक आप अपना दे सकते हैं, क्योंकि आपका ओपिनियन सम्मान है, आपका फीडबैक सम्मान है, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। और जयसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सी अधिगम की विधि है? हमें यह बताना दोस्तों, अधिगम की विधि छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना या उपरोक्त सभी। तो अधिगम की जो विधि कहलाएगी वह करके सीखना। जो कुछ भी चीज़ें दोस्तों अगर आप करके सीखते हैं, जब स्वयं आप करेंगे वो जो अनुभव होता है वह लाजवाब होता है दोस्तों। तो किसी भी कोई चीज़ है करके सीखना, यह अधिगम की विधि कहलाती है। और आपका छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से आदत होती है। आदत जिसे हम बोलते हैं, संवेदात्मक क्रिया होती है, संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, या पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आदत क्या होती है? सभी लोग बताएंगे। जैसे डेली रूटीन कह सकते हैं आदत।
तो आदत क्या कहलाती है? यह पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति कहलाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्किनर, क्रो एवं क्रो। तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के जो लेखक कहलाते हैं वह सर्वोपरि आपके थर्स्टन हो जाएंगे। जी हाँ, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक थर्स्टन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आपके जीन पियाजे जी ने, आपके ईपी पॉलाव ने, कोहलर ने या आपके स्किनर ने। सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर राइट होगा क्योंकि आपका ओपिनियन सर्वमान है दोस्तों। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। इस प्रश्न का आप लोगों का फीडबैक चाहिए दोस्तों कि बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया। किसने ठहराया? तो आपके वह दोस्तों कोई और नहीं, जीन पियाजे जी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि दृश्य की कमी के साथ वी ग्रेड के छात्र होने चाहिए। माता पिता और दोस्तों के द्वारा दिनचर्या के काम के साथ मदद के लिए, काम के निचले स्तर माप करने के लिए, या ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा के में सामान्य इलाज और सहायता प्रदान करना, या दोस्तों विशेष उपचार कक्ष दिया जाना। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो दृश्य की कमी के साथ वी ग्रेड के एक छात्र क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में समान इलाज और सहायता प्रदान करना चाहिए क्योंकि बच्चा कैसा है? दृष्टि में कम पाता है। जब बच्चा देख नहीं पाता तो उसको ऑडियो सीडी के माध्यम, जब देख नहीं पाता यानी बच्चा सुन सकेगा, तो इसलिए ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में समान इलाज और सहायता प्रदान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म दोस्तों किस देश में हुआ? इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में या जमैका में? आपका कमेंट सर्वमान्य है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जब भी गेस्टाल्ट संप्रदाय के जन्म की बात की जाए, उस देश से पूछा जाए तो आपको जर्मनी करना है। जी हाँ दोस्तों, गेस्टाल्ट जन्म यानी जर्मनी, आपका जर्मनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। जो आपका समग्रवाद है इसमें दोस्तों मुख्य रूप से अंश पूर्ण की ओर ध्यान दिया जाता है, एक तरफ के अंश की ओर ध्यान दिया जाता है, पूर्ण से अंश की ओर, या बीच में ध्यान दिया जाता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि आपके समग्रवाद में मुख्य रूप से जो ध्यान दिया जाता है वह किस पर ध्यान दिया जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो यह दोस्तों पूर्ण से अंश की ओर बात करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख पा रहे हैं। सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? ऐसा संप्रदाय का नाम बताइए दोस्तों जो आपके मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता हो। प्रकारवाद, संरचनावाद, समग्रवाद या व्यवहारवाद। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाला जो संप्रदाय है वह दोस्तों संरचनावाद हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। और सीडीपी में जो यहाँ पे जय विजय की जोड़ी होती है, सीडीपी में जय जयकारा लगाइए और सिलेक्शन का रास्ता आसान पाइए। तो निम्नलिखित में से जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी? ध्यानपूर्वक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी? संरचनावाद को, प्रकारवाद को, व्यवहारवाद को या समग्रवाद को? तो जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी? तो वह दोस्तों मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा व्यवहारवाद को दी थी। किस संप्रदाय को? व्यवहारवाद संप्रदाय को। किसने? जेबी वाटसन मनोवैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी होगी? हम बात कर रहे हैं स्थानीय इतिहास की बात कर रहे हैं और उसमें सबसे उपयोगी शिक्षण विधि की बात कर रहे हैं। वह आपका क्षेत्रीय भ्रमण होगा, पर्यटन विधि होगा, प्रयोगशाला होगा या ये सभी हो जाएंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे क्योंकि आपका ओपिनियन, आपका कमेंट फीडबैक दोस्तों सर्वमान्य है।
स्थानीय इतिहास के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि होती है प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, भाई बहन, मेरे सभी गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, पहला ऑप्शन सही होगा कि स्थानीय इतिहास के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है वह आपकी क्षेत्रीय भ्रमण विधि होती है। 15 नंबर देखेंगे क्वेश्चन और इसके बाद 15 क्वेश्चन और लाजवाब करेंगे और एक मॉक क्वेश्चन रहता है, सभी को पता है अंत में मॉक क्वेश्चन होगा। सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक शेयर करते जाएंगे, आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है दोस्तों। सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। सोशल साइंस स्टडीज में सबसे अधिक महत्व किसमें होता है दोस्तों? सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में या सामाजिक सुधारों में? तो सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है दोस्तों? तो आपके जो सामाजिक मूल्यों में विकास में होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है? समाज मिति विधि का, वाद विवाद विधि का, सामाजिक अध्ययन विधि का या इन सभी विधि का, अर्थात उपरोक्त सभी? तो प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है, किसका करती है दोस्तों? तो वह आपका हो जाएगा वाद विवाद की बात करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्रों का जय हिंद, वंदे मातरम है दोस्तों। अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, क्योंकि यहाँ पर नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ दोस्तों आपको फ्री में मिलता है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा सर्वोपरि है। और साथ ही साथ दोस्तों जायसवाल सर से डायरेक्ट बात करने के लिए, चैट करने के लिए इंस्टाग्राम में जायसवाल सर यानी अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर फॉलो करें दोस्तों। वहां पर आप अपने जो भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो। दोस्तों प्रश्न यह है, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी? आपकी कहानी विधि, वाद विवाद, समाज मिति, उपरोक्त सभी? अगर बात किया जाए सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त बात करेंगे, हम सोशल साइंस स्टडीज की बात कर रहे हैं प्यारे मित्रों, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो वह दोस्तों होती है सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षा की बात कर रहे हैं, तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं जो सर्वोपरि होगा प्राथमिक कक्षाओं के लिए, प्राइमरी ठीक है क्लास के लिए, वह कहानी विधि हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यह प्रश्न लाजवाब है, बहुत बार टीटी एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों कि छात्रों का उनके आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उनमें आत्मसम्मान को और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को क्या करती है? छात्रों के ठीक है उनके जो है आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उनमें जो दोस्तों है आत्मसम्मान को क्या करती है? बढ़ाती है या घटाती है, या उसके शैक्षणिक प्रदर्शन को घटाता है, बढ़ाता है, प्रभावित नहीं करता है? क्या सही होगा? कौन सा ऑप्शन किसमें फिट होगा? कौन सा खाली स्थान में आएगा? सभी लोग कमेंट करें, फीडबैक करें। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं दोस्तों, जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं, ये नमन स्वीकार कीजिएगा और आंसर का जवाब चाहेंगे कि छात्रों का जो आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति में उनमें आत्मसम्मान तो को क्या है दोस्तों? घटाता है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करेगा। आत्मसम्मान घटेगा लेकिन शैक्षिक प्रदर्शन वहां पे प्रभावित आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को इनमें से स्वयं को क्या समझाना चाहिए? अगर बच्चा कहता है कि सर मुझे, मैडम मुझे व्यक्तिगत पहचान बनाना है, तो इसके लिए मुझे स्वयं क्या समझना होगा? बच्चे, मशीन, मनुष्य, परिपक्व व्यक्ति को? तो अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को स्वयं को क्या समझना चाहिए? तो स्वयं को दोस्तों मनुष्य समझना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा अपने आप को मनुष्य समझ लेता है तो वह दोस्तों व्यक्तिगत उसकी पहचान बन जाती है। मनुष्यता ही व्यक्ति की पहचान होती है, व्यक्तित्व की पहचान होती है दोस्तों। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी होगी? समझिएगा, मैंने आपके जो जीन पियाजे जी हैं,
जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं बताई थी दोस्तों। जन्म से 2 वर्ष तक कौन सी होती? संवेदी गामक अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष कौन सी होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे। 7 से 11 वर्ष होती है आपकी, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से आगे अमूर्त संक्रियात्मक होती है। 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था दोस्तों आपकी 7 से 12 वर्ष कहलाएगी, अर्थात आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। जो मानव विकास है यह आपके किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आपका फीडबैक समान है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन 101% प्योर एंड श्योर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। सभी लोग कमेंट करें। तो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो यह दोस्तों वंश क्रम एवं वातावरण का है। मानव विकास यानी आपका हमारा विकास पहला होता है वंश क्रम, यानी जो हमें पूर्वजों से मिलता है, और फिर होता है हमारे आसपास का वातावरण। इन दोनों के योगदान का परिणाम होता है मानव का विकास। तो वंश क्रम एवं वातावरण इज द राइट आंसर। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है। ऐसी विशेषता जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे, कैसे बच्चे? जो बच्चे आंतरिक रूप से, ठीक है, अभिप्रेरित बच्चे हैं, अपने आप को जो मोटिवेट करते हैं, अंदर से जो मोटिवेट होते हैं, आंतरिक मतलब होता है अंदर, आत्मा से जो मोटिवेट होते हैं बच्चे, अभिप्रेरित होते हैं, उनके लिए क्या सही नहीं होगा? कि वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, या वे कठिन कार्यों को उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वह होगा दोस्तों कि वे हमेशा सफल होते हैं। ये जो है आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चे के लिए सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप लोग फीडबैक करके जरूर बताएं। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता दोस्तों किस प्रकार का प्रकट करती है? जो किशोरावस्था में संवेग क्या होते हैं, इनकी जो तीव्रता हो जाती है, संवेग कैसे होते हैं? तीव्र हो जाती हैं। तो यह जो प्रकार है यह प्रकट होता है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध का, व्यवसाय का, समस्या का, या नई परिस्थिति के साथ समायोजन का, या उपरोक्त सभी। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि किशोरावस्था, हम बात कर रहे हैं 12 से 18 वर्ष का जो स्टेज होता है दोस्तों, अवस्था होती है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो यह दोस्तों प्रतिकूल पारिवारिक संबंध में होती है, व्यवसायिक की समस्या में होती है, या नई परिस्थितियों के साथ समायोजन। ये तीनों दोस्तों हो जाएंगी प्रकट, ये तीनों प्रकार हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं, बोल चाल होते हैं, हमेशा जो होता है बोल देते हैं, अर्थात सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, एक व दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बहिर्मुखी व्यक्ति जो बहुत बोलचाल करते हैं, सब कुछ बोल देते हैं, कोई छिपाते नहीं हैं, वह प्रवृत्ति दोस्तों व्यक्ति कैसे होते हैं? वह सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार यानी अति मानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, या एक व दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार या अतिमानव वह होता है जिसे दोस्तों ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विधायक, सांसद, ठीक है, तो क्या होता है? ये ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, तो इसे सुपरस्टार या अतिमानव कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन है। सभी प्यारे मित्र यहाँ पे कमेंट करेंगे। आइए देख लेते हैं, लाजवाब प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग युंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? 1912, 1922, 1848, या 1910 की बात करेंगे? 1910 की बात करेंगे
तो व्यक्ति के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा दोस्तों आपके 1910 में किया गया था, 1910 में किया गया था। सभी लोग नोट करें और टेलीग्राम से जरूर जुड़ें नोट्स PDF फाइल प्राप्त करने के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। और जायसवाल सर से बात करने के लिए जायसवाल सर को इंस्टाग्राम पर भी मिलिए, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? कैसा बाल्यावस्था? उत्तर बाल्यावस्था के लिए। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, या व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं होगा? तो सभी लोग जानते हैं कि पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना यह आपके उत्तर बाल्यावस्था में नहीं हो सकता, यह उपयुक्त नहीं कहेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है, संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से कि अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने दिया, या प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपके वाटसन, EP पॉलाव, गुथरी, या आपके थॉर्नडाइक। सभी कमेंट करेंगे, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि अधिगम में प्रत्यय व भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक या प्रतिपादन किसने किया था? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं कि और कोई नहीं, आपका थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? आपके थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक महोदय की बात कर रहे हैं। तो अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादन आपके थॉर्नडाइक ने किया था। और 29 नंबर प्रश्न है कि कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ऐसा मत बताइए दोस्तों जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। तो ऐसा मत दोस्तों जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है वह कोई और नहीं प्यारे मित्रों, वह आपका गेस्टाल्टवाद है। जी हाँ, नोट कर लें सभी प्यारे मित्र, हम गेस्टाल्टवाद की बात कर रहे हैं। अर्थात कौन सा ऑप्शन देखेंगे आप लोग? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भैया आपका मॉक क्वेश्चन आ चुका है सभी प्यारे मित्रों का, जिसका इंतजार रहता है। जी हाँ दोस्तों, जिसका मुझे था इंतजार, वो मॉक क्वेश्चन है तैयार। अब तो आंसर फटाफट देना है, सिलेक्शन का रास्ता अब पकड़ना है। तो सभी प्यारे मित्र सिलेक्शन का रास्ता पकड़ें दोस्तों। कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ छात्रों का प्रगति का आंकलन होता है, या कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन होता है, या कार्य निष्पादन का मूल्यांकन होता है, या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन होता है। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक यहाँ पर तय करेगा कि इस मॉक क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।